Hello everyone, I am Nitin Keshav. Today I am going to cover assertion part 2. So in last lecture I covered introduction of assertion, types of assertion, immediate and concurrent, what are different severity level, assertion and coverage difference. Example of immediate assertion, concurrent assertion, what are the steps to create a SVA checker or SVA assertion or different types of region in system dialog and mainly focus this is focus on assertion SVA sequence in system value assertion sequence are also there. So I cover basic of sequence expression, sequence with timing relationship. I have a separate lecture on this delay, hashes to delay, how this work. I cover many examples of this. Maybe I cover today. Okay, where you should define clock in sequence or property. So like this you can define. Example of concurrent assertion. These topic are I already cover in the last class, that is system value assertion part 1. Today I am going to cover this topic, clock delay operator has M. So कैसे वर्क करता है ये देखते हैं. ये मेरा सिंटैक्स है नॉर्मल, मैंने एक चेकर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक. सीक्वेंस नेम इज ऐसे बी, एक वेरिएबल है ए और बी. ए हैज एस टू बी, ये डिले प्रोवाइड करता है. कैसे कर रहा है ये देखेंगे आगे. प्रॉपर्टी, इस सीक्वेंस जो ऐसे भी था इसको मैंने कॉल किया यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर. मैंने क्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन किया, ये बेस्ट रहता है क्लॉक डिफाइन करना प्रॉपर्टी के अंदर. तो मैंने एक और वेरिएबल लिया जेड. जेड ट्रू होगा उसके बाद ये है इम्प्लीकेशन ऑपरेटर. ये क्या करता है, इसके पीछे होते हैं, इसके पीछे जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसके जो राइट साइड में होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. जब एंटीसीडेंट ट्रू होगा तभी कॉन्सिक्वेंट इवेल्युएट होना स्टार्ट होगा. और ये ऑपरेटर ही ओवरलैपिंग है, मतलब जैसे ही एंटीसीडेंट मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रू होगा उसके जस्ट उसी साइकिल पे ये ऐसे भी इवेल्युएट स्टार्ट होना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट. एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, एंटीसीडेंट जब ट्रू होगा तभी ये राइट हैंड साइड जो कॉन्सिक्वेंट है तभी ये चलेगा. और जैसे ही ये कंप्लीट होगा मतलब ट्रू, इसकी रिजल्ट ट्रू आएगी, सेम साइकिल पे ये इवैल्यूएट होना स्टार्ट होगा कॉन्सिक्वेंट. रिपीट करी मैंने, तो एक प्रॉपर्टी के अंदर लिखा है. तो मैं अब जो आगे जो एग्जांपल है मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, इसके बाद कैसे कवर किया ये नीचे लिखा हुआ है मैंने. टास्क के अंदर मैंने प्रॉपर्टी को कॉल किया हुआ है और टास्क फेल है. बस ये चीज़ मैं मेंशन नहीं करूँगा, बस ये वाला पार्ट मैं मेंशन क्या करूँगा तो आप समझ सकते हो ये चीज़ हर चीज़ में लिखी हुई है. तो इसको अब देखते हैं ये कैसे चल रहा है. तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है सिमुलेशन का. इसमें क्या है, जो हैशेस एम इज क्लॉक डिले, और एम कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है, वो हैज जीरो मतलब नो डिले, और मस्ट भी पॉजिटिव इंटीजर. ये आपको ध्यान रखिए कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नंबर है 2 3 2 है यहाँ पे, जो हैशेस के बाद जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम यहाँ पे. तो आगे देखते हैं. तो मैंने जीरो पे क्लॉक सिग्नल 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है, और मतलब ये क्लॉक है मतलब एज है, मतलब एक्टिव एज ऑफ क्लॉक है ये 0 10 20 30. तो जो जीरो इनिशियल पे क्लॉक की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू है. उसका जो पहली एज आई उस टाइम पे पॉजिटिव एज आई, जब उस टाइम पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है. मीन ए की वैल्यू 1 है, मतलब आप आ जाओ यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा कोड यहाँ से. पॉजिटिव क्लॉक आ गई, जेड की वैल्यू जेड की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब ये ट्रू हो गया. तो उसी सेम साइकिल पे ये यहाँ पे आ जाएगा ये.
तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो आ गया यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। उसके बाद बी की वैल्यू 0 है, ये बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये तो ट्रू है। इसके 2 क्लॉक साइकिल बाद बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अभी 2 क्लॉक साइकिल बाद देखते हैं क्या है। तो अगली साइकिल पे हम गए, फिर क्लॉक की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 0 है, मतलब ये जेड की वैल्यू 0 है, तो मतलब आगे असर्शन फायर नहीं हुआ अभी। तो आगे ए की वैल्यू 0 है, ये तो बेमतलब है ये वाली स्टेप, इससे कुछ नहीं हुआ। तो थर्ड पे आते हैं, जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मतलब असर्शन फायर नहीं हुआ है, और ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है। तो ये पास आ गया, प्रॉपर्टी हमारी पास होगी। ये प्रॉपर्टी फायर कहाँ से हुई थी, स्टेप पे 10 पे। मैं वेवफॉर्म यहाँ बनाता हूँ, ये है जैसे ये है, ये मान लो मैं 10 पे यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है, ए 1 है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 10 है, तो इस पॉइंट पे असर्शन फायर हुई। तो इसके 2 क्लॉक एज के बाद बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो एक दो दो एज मतलब एक क्लॉक 2 क्लॉक 3 नहीं, क्लॉक 4 पे सेकेंड एज पे ही बी की वैल्यू 1 होगी, तो ये असर्शन पास होगी। मतलब यहाँ पे जो इनिशिएट कब हुई थी, असर्शन इन्वोक हुआ था एट टाइम 10 और 30 पे असर्शन जो फायर हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इस 30 पे ही हमारे को मैसेज आएगा प्रॉपर्टी ए बी पास, जो मैंने मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ए बी पास। तो ये इस तरह से हुआ। और आगे एग्जांपल देखते हैं इसमें। इसमें आप देख लो, सिमिलर एग्जांपल है, असर्शन यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, मतलब जेड की वैल्यू 1, ये ट्रू होगी। अब इसके बाद इस पे जाएगा, इसको कॉल किया यहाँ पे आया, तो सीधा मतलब इसको उठा के आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो आप समझ सकते हो कैसे होगा सो। तो ये पूरा रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे एक तरह से वर्चुअली। तो ए की वैल्यू 1 है, मतलब असर्शन फायर हो गया, मतलब नेक्स्ट अगले सेकंड क्लॉक एज पे बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो असर्शन फायर हुआ, जेड एक ही असर्शन फायर हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो एक ही बार जेड की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है, तो सिंगल असर्शन फायर हुआ है यहाँ पे। तो ये नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो बी की वैल्यू 0 है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बी की 0 है, मतलब यहाँ पे असर्शन फेल है। तो इस केस में क्यों पास है और इस केस में क्यों फेल है, ये आप समझ चुके होंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ स्लाइड, तो आप कवर हो गया अच्छे से शायद। तो अगला है क्लॉक डिले ऑपरेटर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, पिछले बार क्या था, सिर्फ सिंगल था एम, इसमें रेंज है एम डाउन टू एन। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, सीक्वेंस लिखा मैंने, सीक्वेंस ए हैश 1 डाउन टू 3 बी एंड सीक्वेंस। प्रॉपर्टी लिखा मैंने, और इस सीक्वेंस का नाम जो है इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना आप इस पूरी चीज़ को उठा के रिप्लेस कर दो। इसको यहाँ पे सेपरेट सीक्वेंस ब्लॉक इसलिए बनाया था क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड ना हो। यहाँ पे अगर 10 ये लंबी हो, यहाँ से यहाँ तक लंबी हो, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी इवैल्यूएट होने में, हमें कहीं देखने में और थोड़ा अच्छा भी लगे। तो अलग से मैंने सेपरेट ब्लॉक लिखा है सीक्वेंस की, सभी लोग ऐसे लिखते हैं, स्टेप से ही होते हैं। तो उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद नीचे जो स्टेप्स मैंने नहीं कवर किया। बीच में इसका मतलब क्या होता है, एम कैन बी 0 और नो डिले, मतलब 0 डाउन टू 3, ऐसा लिख सकते हो। एन कैन बी 0 और डॉलर, डॉलर मतलब इनफाइनाइट, कभी भी मैच करेगा वो। हैज अ 0, 0 डाउन टू 0 इज द सेम एज हैज अ 0, ये हैज अ 0 मतलब सेम क्लॉक एज, सेम डिले, नो डिले। एम एंड एन मस्ट बी 0 और ग्रेटर, एम एंड 0 होना चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। द प्रॉपर्टी विल मैच द वेरी फर्स्ट टाइम बी इज ट्रू। देखते हैं कब क्या मैच होता है ये। तो मैं क्या किया, ये जो है ये हाई है, मतलब ये हाई है वैल्यू, ये अपवर्ड एरो मतलब हाई। तो ये हमारी क्लॉक सिग्नल है, ये है क्लॉक, ठीक है। तो ये पहली पॉजिटिव एज पे जेड की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो देखते हैं, जेड की वैल्यू हाई, जेड की वैल्यू हाई नहीं है। अब आगे देखते हैं, इस क्लॉक एज पे जेड की वैल्यू हाई होनी चाहिए, तभी ये कॉल करेगा। और ये हैशेस 1 डाउन टू 3, मतलब आफ्टर 1 आफ्टर 2 और आफ्टर 3 साइकिल के बाद बी हाई होनी चाहिए, ये इसका मतलब होता है। तो
हाँ, तो ये जेड की वैल्यू यहाँ पे जो हाई है, तो अभी भी हाई हाई पे ही, इसको लो नहीं किया मतलब लो नहीं हुआ है, तो जेड की वैल्यू हाई ही है यहाँ तक। तो यहाँ पे भी जेड की वैल्यू हाई है, ये यहाँ पे जेड की वैल्यू हाई है, तो मतलब जेड की वैल्यू 1 होगी, तो ये ट्रू हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब इस पे आ गया हम सेम क्लॉक एज पे, मतलब इसी एज पे, ये इम्प्लीकेशन ऑपरेटर ओवरलैप, इसलिए सेम एज पे वर्क करता है। तो आगे आते हैं इस पे, ये इस पे क्या ऐसे भी चेक करेगा, तो इस पे आया, इस सीक्वेंस पे आ गया, तो इसी सेम एज पे ए की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू भी हाई है यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू हाई है। ओके, तो उसके बाद लिखा है 1 डाउन टू 3, मतलब या तो 1 2 और 3, आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल, आफ्टर 2 क्लॉक साइकिल और आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल, किसी भी एक पे, किसी भी साइकिल पे अगर बी की वैल्यू हाई है तो उसी टाइम पे पास हो जाएगी। तो तो यहाँ पे बी ट्रू है, मतलब इसी एज पे, इसी सेम एज पे ये पास हो जाएगी। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, जेड की वैल्यू हाई है यहाँ पे इस जगह पे, और ये स्टार्ट हो गया, एसोसिएशन फायर हुआ सेम क्लॉक एज पे, एप्लीकेशन ऑपरेटर है, उसका ए की वैल्यू हाई है, इसी एज पे ए की वैल्यू हाई है, और सेम एज पे बी की वैल्यू हाई है, तो एज इज 1 डाउन टू 3, मतलब 1, ये फर्स्ट क्लॉक एज, ये सेकंड क्लॉक एज, ये थर्ड क्लॉक एज। तो फर्स्ट क्लॉक एज पे ही बी की वैल्यू हाई है, तो मतलब यहाँ पे एसोसिएशन पास होगी। अब एक ही बार पास होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया तो बी यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे पास होगा, तो ये एक ही बार पास होगा फर्स्ट क्लॉक एज पे ही। तो वही लिखा है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी विल मैच द वेरी फर्स्ट टाइम, बी इज टू पास हम बोलते हैं और मैच भी बोलते हैं। तो इसका एप्लीकेशन है मतलब ये मल्टी है ना, एक तो इसका एप्लीकेशन ये है, सिंपल सा कोड है, पॉजिटिव क्लॉक और रीड रिक्वेस्ट, अगर रीड रिक्वेस्ट की वैल्यू आया है तो सेम क्लॉक एज पे आइदर 1 2 3, 1 और 2 और 3 और 5, इन आफ्टर वन साइकिल, आफ्टर 2 आफ्टर 3 आफ्टर 4 आफ्टर 5 डाटा रेडी हाई होनी चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक सिग्नल हाई हो गया, डाटा अबाउट और डाटा रेडी, तो हमारा असर्शन पास है। तो ये कवर कर लिया मैंने। तो अब आते हैं मल्टीपल थ्रेडिंग। मल्टीपल थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टीपल थ्रेडिंग का होता है सेम टाइम पे दो असर्शन फायर हो हुए होते हैं, उसको मल्टीपल थ्रेडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर ही मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, कोई बात। ओके, आप समझ सकते हो। इसलिए एक रेडी सिग्नल है, ठीक है, रेडी सिग्नल जब हाई हो तो सेम क्लॉक एज पे आफ्टर 1 और 2 और 3 और 5 साइकिल के बाद, क्लॉक एज के बाद ये रेडी एक हाई होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारी एज है, ठीक है, रेडी इज हाई, मतलब S1 लिखा है, मतलब S1 मी हो गया, ये फायर पहला फायर हुआ है, ठीक है, ये पहला फायर हुआ है S1 नाम दिया मैंने। तो ये जैसे ही क्लॉक पॉजिटिव एज मिली, उसके बाद ये रेडी हाई हो गया, तो रेडी हाई को 1000 फायर हुआ। उसके बाद इस फायर होने के बाद या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 क्लॉक एज के बाद रेडी एक हाई होना चाहिए, रेडी एक। तो मैं चेक करता हूँ, ये है मेरी सेकंड एज, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये है फिफ्थ क्लॉक एज है, पॉजिटिव एज। तो फर्स्ट एज पे मैंने एक असर्शन फायर ऑलरेडी था, और सेकंड एज पे, सेकंड क्लॉक एज पे एक बार और S2 हाई हो गया, तो फिर से असर्शन फायर हो गया। इसको बोलते हैं मल्टीपल थ्रेडिंग, एक फिनिश नहीं हुआ और दूसरा चालू हो गया असर्शन, तो ये मल्टीपल थ्रेडिंग है एग्जाम्पल। तो S1 S2, पहला ये फिनिश नहीं हुआ अभी तक, और S2 फायर हो गया असर्शन। तो S1 जो फायर हुआ, हम आगे चेक करते हैं, इसका मेरा स्टेटमेंट है आइदर 1 आइदर 2 3 4 और 5। तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एट फिफ्थ एज पे मेरा रेडी एक हाई हो गया, ये ये हाई हो गया। लेकिन एक यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये जो हाई है, यहाँ पे तो पास का मैसेज आएगा, इस एज पे मेरे को मैसेज मिलेगा पास। ओके, ये पास हो गया, बट इस पे दो असर्शन फायर हुए थे, S1 और S2। तो ये कौन से असर्शन का पास मैसेज है, ये S1 का या S2? तो इन टाइप को जो ऐसा जो आता है, ऐसी चीज़ें, इनको बोलते हैं वैक्यूअस पास, मतलब दो का एक में आ रहा है। दो थ्रेड हमारे जनरेट हुए थे इन असर्शन
फायर हुआ था, लेकिन उनकी रिजल्ट एक ही है और ये कन्फ्यूजन है। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है वो मैं अगले लेक्चर में कवर कराऊंगा। वैक्यूम स्पास की अलग टॉपिक मैंने कवर करा हुआ है, वैक्यूम स्पास क्या होता है सो। तो यहाँ से आप समझ सकते हो वैक्यूम स्पास क्या होता है सो। यहाँ पे तो पास का आ रहा है, ट्रू है आएगा, आप कोड रन करोगे इसका तो आएगा, बट ये वैक्यूम पास है क्योंकि यहाँ पे दो आ रहे हैं, दो पास हो रहे हैं। पास में से सिमुलेटर में एक ही शो करेगा, एक ही पास है। ऐसा नहीं कि अगले क्लॉक एज पे फिर से पास शो करेगा उसका, ऐसा नहीं है, बट ये पास करेगा। तो ये हो गया, वैक्यूम पास भी कवर हो गई, मल्टीपल थ्रेडिंग भी कवर हो गई। तो आगे देखते हैं कंजिक्यूटिव ऑपरेटर। कंजिक्यूटिव ऑपरेटर क्या होता है, वहाँ पे हैज एम था, अब ये एम है, ठीक है। तो वहाँ पे जो था, देखते हैं आगे। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में लिखा है, ये प्रॉपर्टी लिखा है सीक्वेंस के अंदर, ये एस वन बी और इसका स्टार टू प्रॉपर्टी को मैंने ये जेड सीक्वेंस क्या है देखते हैं। मीन दैट सिग्नल बी मस्ट बी ट्रू ऑन एम कंजिक्यूटिव क्लॉक्स बी स्टार एम। ये जो सिग्नल है बी मस्ट बी ट्रू टू कंजिक्यूटिव साइकिल, मतलब दो क्लॉक एस तक बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए तभी ये पास होगा। एम मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो और एम कैन नॉट बी डॉलर, डॉलर नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट होता है डॉलर का मतलब यहाँ पे। तो देखते हैं, तो ये जो है ए एच एस वन बी स्टार टू इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसी को मैंने ये फॉर्म में लिखा ए एच एस वन बी एच एस वन बी। तो मतलब दो कंजिक्यूटिव है ना यहाँ पे, एच एस वन बी एच एस वन बी, टू कंजिक्यूटिव साइकिल बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो अब देखते हैं ये पास और फेल कैसे हो रहा है। सो मैंने एक सिमुलेशन का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, देखता हूँ। जीरो है क्लॉक एज, जेड की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू यहाँ पे एसोसिएशन है नेगेटिव, ठीक है। एज पॉजिटिव एज जेड की वैल्यू वन, चलो यहाँ जेड की वैल्यू वन, ये कवर हो गया, ठीक है। जेड की वैल्यू वन, उसके बाद ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू वन, ये हुई, यहाँ पे नहीं हुआ, ए की वैल्यू भी जीरो है तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड क्लॉक एज पे जेड की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू वन, जेड की वैल्यू वन यहाँ पे थी तो ये ए की वैल्यू वन, यहाँ पे हुआ है वन, तो ये यहाँ से यहाँ लिंक हो रहा है, ठीक है। ये वन पे ये हाई होगा, यहाँ पे हमारा सेशन फायर हुआ था जेड इक्वल सेकंड क्लॉक एज पे एट टाइम 10, तो यहाँ पे, और ये ए की वैल्यू वन यहाँ होगी तो ये कंटिन्यू करेगा आगे, ठीक है। मल्टीपल थ्रेडिंग है ना, कंटिन्यू कंकरेंट सेशन में यही होता है, मल्टीपल क्लॉक एज पे ये काम करता है ये। तो ए की वैल्यू वन हुई, उसके बाद बोला है ए की वैल्यू वन के बाद एक क्लॉक साइकिल के बाद, एक क्लॉक साइकिल को बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। बी की वैल्यू एक क्लॉक साइकिल पे हाई है, सही है, और ये बी की वैल्यू जो हाई है कंजिक्यूटिव दो क्लॉक साइकिल तक होनी चाहिए तभी ये पास होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव क्लॉक साइकिल तक बी की वैल्यू हाई है तो ये पास हो गया, ये पास समझ सकते हो। यहाँ पे फायर हुआ, ए की वैल्यू वन हुई, ए की वैल्यू वन होने के बाद नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू वन होनी चाहिए और बी की वैल्यू दो क्लॉक एज तक हाई होनी चाहिए तो ये असर्शन पास होगा, तो ये समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पहले पे जेड की वैल्यू वन है, ठीक है, ए की वैल्यू वन है, ठीक है, बी की वैल्यू नेक्स्ट क्लॉक एज पे हाई है, यहाँ तक तो ठीक था ये, यहाँ तक, लेकिन देखो यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो है, मतलब ये दो कंजिक्यूटिव साइकिल नहीं है तो ये असर्शन फेल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस एग्जांपल से, मस्ट बी ट्रू ऑन कंजिक्यूटिव साइकिल, टू कंजिक्यूटिव साइकिल, जेड की वैल्यू हाई नेक्स्ट क्लॉक एज पे ए की वैल्यू हाई भी, यहाँ से असर्शन फायर हुआ था, इसका कंटिन्यू हुआ ये, इसके नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, भी ठीक है, लेकिन दो क्लॉक एज तक होनी चाहिए तो ये दो क्लॉक एज तक है, तो इस टाइम पे पास का मैसेज आएगा, पास। तो ऐसे होता है ये, आगे देखते हैं। कंजिक्यूटिव रिपीटेशन रेंज ऑपरेटर, आप रेंज दे सकते हो, जैसे पिछला एग्जांपल था वैसे रेंज दिया मैंने m टू n, तो एक सीक्वेंस लिखा है मैंने, सीक्वेंस ए, यहाँ से शुरू होता है प्रॉपर्टी से, जेड की वैल्यू हाई हुई, सेम क्लॉक एज पे सीक्वेंस कॉल हुआ यहाँ पे सेम क्लॉक एज पे ए की वैल्यू हाई, उसका नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू हाई, स्टार टू डाउन टू फाइव, मीन आइदर टू थ्री फोर और फाइव, mean that signal B must be true on minimum consecutive clock and maximum consecutive cycle, minimum m times or maximum n times. M must be greater than zero or neither nor dollar or zero.
the overall repetition sequence match at the first match of the sequence that means condition। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये इसका मतलब ये जो 2 down to 5 इसका मतलब यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। इसका मतलब वो है 2 is equivalent to A has 1 B has 1, मतलब एक ट्रू होने के बाद नेक्स्ट के बाद एज एक एज के बाद बी हाई होनी चाहिए, बी हाई होनी चाहिए नेक्स्ट एज पे। उसके बाद दो, 1 2 3 एज, 1 2 3 4 एज, 1 2 3 4 5 एज, 2 3 4 5, ये 2 एज हो गए। 2 3 4 5 और इनमें से कोई एक ट्रू हो गया तो ये पास हो जाएगा कंडीशन। तो ये देखते हैं कैसे चल रहा है। एग्जाम्पल है एट 90 क्लॉक की वैल्यू है Z0, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। Z की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, यहाँ से फायर हुआ असरसन, यहाँ से फायर हुआ असरसन, ये असरसन फायर हुआ। अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट क्लॉक एज पे B की वैल्यू हाई होनी चाहिए, हाई है, और B की वैल्यू हाई आइदर 2 आइदर 3 आइदर 4 आइदर 5 तक हाई होनी चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5। तो ये 2 क्लॉक एज तक हाई है तो यहाँ पे पास हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। सेम एग्जाम्पल है पिछले वाला। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लो आप, एक बार ये हो गया है पास, उसके बाद अभी तक असरसन फिर से दोबारा नहीं हुआ है फायर, ये पास का मैसेज आ गया, लेकिन फिर भी 1 2 3 तक हाई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि एक बार पास हो गया, दोबारा असरसन एक ही असरसन फायर हुआ है, तो 2 पास नहीं आ सकते ना, इसीलिए आ जाता है। फिर से असरसन यहाँ पे फायर हुआ है, Z की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 सही है, B की वैल्यू 1 नेक्स्ट क्लॉक एज पे, Z की वैल्यू 1 सेम क्लॉक एज पे, A की वैल्यू 1 ठीक है नेक्स्ट क्लॉक एज पे, B की वैल्यू 1, लेकिन ये कंसेक्यूटिव 2 साइकिल नहीं है, 2 3 4 5 आइदर 2 3 4 5 नहीं है, तो ये आंसर फेल हो गया। तो इस एग्जांपल में आपको समझा, एग्जांपल आप खुद लिख के देखना सिमुलेटर पे और रन करना, तो अच्छे से क्लियर होगा। इसमें कुछ चेंजेस करना, टाइम बढ़ाना, डिले बढ़ा के देखना, इंक्रीमेंट इनकी चेंज करना वैल्यू इनकी 2 और 5 और अलग अलग एग्जाम्पल खुद ही करो, प्रैक्टिस करो, तो कन्फ्यूजन दूर होगी आपकी। तो उसको थोड़ा वेरीफाई करोगे आप खुद ही, आउटपुट क्या आना चाहिए आपके अनुसार, सिमुलेटर क्या दे रहा है, तो उससे आप सीख सकोगे जल्दी। तो ये खुद ही टाइम दो यार अभी थोड़ा। तो ये रिपीटिशन रेंज ऑपरेटर कवर कर रहा हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल है स्टार 2 डाउन टू 5 और हैश 1 C। इसका मतलब ये है कि ये है 1 2 2 3 4 5, वही सेम एग्जांपल है शायद से। हाँ, रिक्वायरमेंट आफ्टर एटलीस्ट 2 consecutive high on B, if B goes low that C must go high the next clock। ओके हाँ, अच्छा ये यहीं तक था पहला बार, इसमें एक और वेरिएबल ऐड ऑन हुआ है C। तो ये आइदर 2 3 4 5 हाई होनी चाहिए, उसके नेक्स्ट क्लॉक एज पे C हाई होनी चाहिए, यही होता है। तो इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं क्या जेड हाई है, उसी क्लॉक एज पे A की वैल्यू हाई है, चलो पास है, यहाँ पे असरसन फायर हुई यहाँ पे, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्लॉक एज पे B की वैल्यू हाई है, 1 है, 2 कंसेक्यूटिव B की वैल्यू हाई है, ये ट्रू है, आगे बढ़ेगा ये कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ। तो C की वैल्यू 1 है एक क्लॉक एज पर, ये पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं इस पे। जेड की वैल्यू 1 A की वैल्यू 1 है, चलो ये देख लो आप 5 तक हाई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। C की वैल्यू नेक्स्ट क्लॉक एज पे पास है, इसमें देखो जेड की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2, एक अच्छा ये आ रही प्रॉब्लम देख सकते हो, थर्ड में फेल किया है, समझ सकते हो। ये जेड की वैल्यू 1 है, असरसन फायर हुआ, A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ गया A की वैल्यू 1 है ये, तो उसके बाद नेक्स्ट होगा इस पे B की वैल्यू हाई होनी चाहिए, B की वैल्यू हाई 1 है और B की वैल्यू 2 कंसेक्यूटिव साइकिल तक हाई होनी चाहिए, तो ये ट्रू है। और लेकिन ये जो C की वैल्यू है ना, सेम एज पे ही C की वैल्यू हाई हो जा रही है, तो ये फेल है। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये पास हो जाता। क्लियर हो गया आगे। अरे नॉन कंज्यूगेटिव स्टार जो होता है वो कंज्यूगेट होता है और ये नॉन कंज्यूगेटिव होता है रिपीटिशन ऑपरेटर, तो सेम ही होता है। मींस दैट सिग्नल बी मस्ट बी ट्रू ऑन m क्लॉक्स, नॉट नेसेसरी कंज्यूगेटिव। कंज्यूगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब लगातार 2 क्लॉक साइकिल तक ये हाई नहीं होनी चाहिए, कभी भी 2 हाई होनी चाहिए।
there can be delay of one or more clock between one match of the operand and the next successive match, and no match strictly in between. M must be greater than 0 कैन नॉट बी वही है. अब देख लो यहाँ पे ये एज ए. अच्छा यहाँ पे देखते हैं पहले प्रॉपर्टी के अंदर ही मैंने सीक्वेंस लिखा है ये वाला. ए की वैल्यू हाई हुई, ये अब आ गया नॉन ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको. इसमें क्या होता, ये एंटीसेडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट. एंटीसेडेंट ट्रू होगा, ये लेफ्ट साइड वाला एंटीसेडेंट, तभी ये कॉन्सिक्वेंट इवेल्युएट होगा. अब इसमें क्या होता है ना, जो ओवरलैपिंग था वो ये जो ट्रू होता है ना, जब ये LHS जब ट्रू होगा एंटीसेडेंट, तो उसी क्लॉक एज पे कॉन्सिक्वेंट भी इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसका भी चेक स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे होता है ये नॉन ओवरलैपिंग होता है. मतलब इसके इसके और इसके बीच में हैश वन का ऑलरेडी डिले है, ये हैश वन का डिले है, नॉन ओवरलैपिंग है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं क्या. ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ. 5 पे क्लॉक वैल्यू हाई है, ओके. ए की वैल्यू 1 होगी तो असर्शन फायर हुआ यहाँ पे. ठीक है, ए की वैल्यू 1 होगी, उसके नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए. इसका मतलब ये है, ये जो डबल लगा हुआ ना, ये नॉन ओवरलैपिंग इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है. तो ये बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए नेक्स्ट क्लॉक एज पे. और यही ओवरलैपिंग होता तो सेम क्लॉक एज पे बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए. पिछला एग्जाम्पल हमने कवर किया था. तो बी की वैल्यू हाई होगी तो सही है. उसके बाद बी की वैल्यू हाई, अगर यहाँ पे स्टार 2 होता मतलब बी की वैल्यू 2 कंजिक्यूटिव साइकिल मस्ट होता हाई होना. बट यहाँ पे नॉन कंजिक्यूटिव है, तो कभी भी दो दो क्लॉक साइकिल तक हाई होनी चाहिए. तो एक यहाँ पे हाई हो गया, एक यहाँ पे हाई हो गया, तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो पास हो गई. अब इसमें आते हैं, ए की वैल्यू हाई है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू हाई नहीं हुई है, ओके. तो इसमें डिले आ गया, बी की वैल्यू हाई हुई है, यहाँ पे बी की वैल्यू हाई हुई 2 बारी हो चुकी है. अच्छा ठीक है, ए की वैल्यू हाई होगी, हाँ. उसके नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे ना, मतलब नेक्स्ट क्लॉक मतलब कभी भी नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू हाई हुई तो 2 बारी हाई हो चुका है. नेक्स्ट क्लॉक एज पे ही मस्ट नहीं है, तब कभी भी हो तो ये पास है, देख सकते हो. नेक्स्ट पे नहीं, उसके एक बाद ये है, तो ये पास है. फर्स्ट note that first occurrence of B does not necessarily have to be happen exactly 1 clock after A. ये इसका मतलब ये नहीं है कभी भी, मतलब सेम क्लॉक साइकिल पे नहीं, उसके अगले साइकिल पे कभी भी. तो आगे नॉन कंजिक्यूटिव रिपीटिशन ऑपरेटर इक्वल टू M. तो इक्वल टू 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कवर करते हैं. Mean that signal B must be true on M non-consecutive clock and C needs be matched after any number of clocks, at least 1 clock after the last match of B. एक क्लॉक साइकिल के बाद कभी भी C की वैल्यू हाई होगी तो ये पास हो जाएगा. पहले A की वैल्यू हाई होनी चाहिए, A की वैल्यू हाई होगी तो उसके नेक्स्ट क्लॉक एज पे B की वैल्यू हाई होनी चाहिए. B की वैल्यू हाई कम से कम 2 क्लॉक साइकिल तक होनी चाहिए, कंजिक्यूटिव नहीं, नॉन कंजिक्यूटिव. मतलब कभी भी 2 क्लॉक साइकिल हाई हुई तो जैसे ही दूसरा हाई हुआ उसके नेक्स्ट एज पे सी की वैल्यू है, एटलीस्ट 1 क्लॉक एज पे हाई होनी चाहिए सी की वैल्यू, कम से कम 1 क्लॉक साइकिल के बाद. कभी भी हो जाओ, सेम क्लॉक साइकिल पे एक सी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, एक साइकिल के बाद कभी भी सी की वैल्यू हाई होनी चाहिए. तो एग्जांपल से हम देखते हैं. चलो ए की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव एज है, असर्शन फायर हो गया यहाँ पे, और असर्शन फायर हुआ यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्या है, बी की वैल्यू हाई यहाँ पे. चलो सेकंड वाला पास, सेकंड वाला ट्रू. बी की वैल्यू आई गई तो उसके बी की वैल्यू 1 कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार ही हाई होनी चाहिए. ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव. तो ये देखो आप, पहला दूसरा, जैसे ही दूसरा हाई हुआ तो कम से कम 1 क्लॉक साइकिल के बाद, कम से कम 1 क्लॉक साइकिल के बाद सी की वैल्यू कभी भी हाई हो जाएगी तो पास होगी. तो अब देख लो, 1 क्लॉक साइकिल मतलब इस क्लॉक पे सी की वैल्यू हाई होती तो भी पास होता, इस पे सी की वैल्यू हाई होती तो भी पास होता, इस पे सी की वैल्यू हाई है तो ये तो पास ही पास है, ये पास हो गया. आगे देखो, यहाँ पे फिर से सेकंड असर्शन फायर हुआ, ए की वैल्यू 1, नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू 1,
चलो सही है। उसके बाद बी की वैल्यू 1, यहाँ 2 बारी सही है। बी की वैल्यू 1, अब देखो सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1 नहीं आई अभी तक। सी की वैल्यू 1 नहीं आई है और बी की वैल्यू तीसरी बार हाई हो चुकी है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली 2 लिखा है, रेंज नहीं लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली 2 बारी हाई होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन 105 पे जो फायर हुआ था वो यहाँ पे आकर के फेल हुआ, क्योंकि बी की वैल्यू 3 बारी हाई हो गया। तो ये जो सी की वैल्यू हाई हुई तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकला ये, क्योंकि असर्शन पहले ही यहाँ पे फेल हो चुका था। तो आप ये समझ गए होंगे। अब रेंज, सेम चीज रेंज, ये आप देख लो यहाँ पे। तो means the property match over an interval of clock provided A is true on the first clock tick C, true on the last clock tick, and there are at least two, at most 5 consecutive clocks between the first and the last। चलो इसको देखते हैं। वैसे वही है सेम यहाँ पर, वैसे ना रेंज कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू हाई है, असर्शन फायर हो गया। नेक्स्ट लॉग है, इस पे बी की वैल्यू 1 है, सही है, सही जा रहा है। तो नॉन कंजिक्यूटिव 2 बारी हाई हो गई यहाँ पे, 2 बारी नॉन कंजिक्यूटिव हाई हो गई। उसके एटलीस्ट एक साइकिल के बाद सी की वैल्यू हाई हो जाए तो ये पास है। तो पिछला वाला ये कम से कम 2 बारी हाई बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और ये देखो जो पिछला एग्जाम्पल फेल हुआ था ना, वही वाला होगा ये। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 2 बारी, 3 बारी, 4 बार, 5 बार बी की वैल्यू हाई है नॉन कॉन्जिक्यूटिव। उसके बाद ए की छठी बार हाई नहीं है ये, लेकिन एक क्लॉक साइकिल के बाद सी की वैल्यू हाई है, तो ये असर्शन पास हो गया इस बात है। ए की वैल्यू हाई है, बी की वैल्यू नेक्स्ट क्लॉज पे सही है, यहाँ पे 2 बारी, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी बार, और ये देखो छठी बार हो गया। तो इस वजह से असर्शन फेल हो गया। ये जो है ये बी की वैल्यू 1, ये छठी बार है, तो इस वजह से 6 टाइम, दैट्स व्हाई असर्शन फेल। तो उसका सी की वैल्यू 1 आया फिर कुछ भी, इसका कोई मतलब नहीं है, असर्शन फेल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा तो सही है। एक और ऑपरेटर कवर करता हूँ मैं, गो टू ऑपरेटर बोलते हैं। सिंबल देख लो आप क्या होता है इसका, ये रहा। गो टू ऑपरेटर मीन दैट सिग्नल बी मस्ट बी ट्रू ऑन m clocks, not necessary consecutive. There can be delay of one or more clock between one match of the operand and the next successive match, and no match strictly between. Must be greater than $0 or $, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू। सेकंड मैच एट लीस्ट लास्ट। अब देखते हैं इसके यहाँ पर क्या ऐसे लिखा हुआ है, बी टेंस अप्रोचेस टू 2, ये गो टू ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे फायर हुआ। नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे बी की वैल्यू 1। तो बोला है मस्ट बी ट्रू, 2 बारी ट्रू होने चाहिए ये, और 2 बार ट्रू होने चाहिए कभी भी नॉन कंजिक्यूटिव, तो ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पे पास है। ये देख लो, ए की वैल्यू हाई भी, बी की वैल्यू 2 बार कभी भी हाई होगा, तो ये पास है। तो आप समझ गए हो, मतलब ये नॉन कंजिक्यूटिव 2 बार कभी भी हाई होनी चाहिए। गो टू, यहाँ पे था गो टू हो गया था। गो टू रिपीटेशन ऑपरेटर, गो टू गो टू गो टू ऑपरेटर है। जगह एक और एग्जांपल है गो टू का, इस गो टू के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और पिछला जो एग्जांपल था वो टू के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके बाद, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल में ये डिफरेंस है, तो बस समझाना चाहता हूँ मैं क्या होता है। Mean the signal B must be true on 2 clocks, not necessarily consecutive, and C must be asserted exactly 1 clock after the last iterative match of B. C needs to match exactly 1 clock after the last match of B should not match in between last. आगे देखते हैं। क्लॉक 1 assertion फायर हुआ यहाँ पे, B की वैल्यू 1 एक बार, 2 बार, B की वैल्यू 1 नॉन कॉन्जिक्यूटिव हाई हो गया। उसके नेक्स्ट क्लॉक है एग्जैक्टली 1 क्लॉक एच पे सी की वैल्यू हाई होगी, तो ये पास हो गया।
आगे देखते हैं, A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 1 है, 2 बरी, C की वैल्यू एग्जैक्टली 1 क्लॉक साइकिल के बाद नहीं हुई, सेकंड 2 क्लॉक एज के बाद हुई है यहाँ पे, 2 क्लॉक एज ले लिया, तो यहीं पे जैसे यहाँ पे इसको पास होना चाहिए, बट ये C की वैल्यू 1 नहीं हुई, C की वैल्यू हाई नहीं हुई, तो ये असर्शन फेल हो गया। सिंपल से एग्जाम्पल है, आप समझ लो। तो ये टास्क है इस लेक्चर का, ये है कि बताना है तुझे डिफरेंस बिटवीन, आप लोगों को ये बताना है कि डिफरेंस बिटवीन ये गो टू ऑपरेटर है एम इज टू एन, और ये इक्वल टू कंजुगेट नॉन कंजुगेट ऑपरेटर, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर मैं अपना ईमेल आईडी दूंगा, आप उस पर कुछ अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हो, और मैं रिप्लाई करूंगा अगर मुझे टाइम मिले तो, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो अभी रात के मैं 12 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए लेक्चर। तो सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डॉलर रोज एंड पॉजेज एट द रेट पॉजेज ऑफ क्लॉक, पॉजेज ऑफ क्लॉक जो लिखते हो इवेंट है ये, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डॉलर फेल और एट द रेट नेगेज में क्या डिफरेंस है, इनको मैं बताऊंगा आगे, कवर करूंगा मैं, बट आपको ढूंढना है ये आंसर। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो है बॉर्डन लेक्चर है, उसमें मैं इम्प्लीकेशन ऑपरेटर थोड़ा अच्छे से कवर करूंगा। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की एग्जांपल है, उसको मैं रन करूंगा खुद से, एग्जांपल रन करके आपको दिखाऊंगा सिमुलेटर पे कैसा वर्क कर रहा है। सो तो इसके लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी जो ट्यूटोरियल है और पीपीटी थोड़ी इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा इस पे अलग से सेशन में, सिस्टम वैल्यू के इंटरव्यू क्वेश्चन अपने फ्रेंड से मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं इंटरव्यू में, मेरे फ्रेंड प्लेस जहाँ में हैं उनसे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ उनके इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। सो और मैं पोस्ट करूँगा। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करें यार, लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, फिर मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगा, आप उसे मेल कर सकते हो अपने पर्सनल क्वेश्चन। ओके बाय।